हाय फ्रेंड्स, आज हम लेने वाला है क्रैमर्स रूल। ये एक मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे इसके पहले हमारा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड हो गया था। ओके, करेक्ट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। उसके बाद में हम आज ले रहे हैं क्रैमर्स रूल। ये भी एक मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं यहां पर दो इक्वेशन लेता हूं। ये देखिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से, तो इसका आंसर लिखते समय ओके 5 स्टेप में आंसर लिखना पड़ता है। कितने स्टेप में? ओनली 5 स्टेप में, ठीक है। स्टेप 1 ध्यान में रखना, उसके बाद में स्टेप 2 आएगा, स्टेप 3, उसके बाद में स्टेप 4 और लास्ट में स्टेप 5। ध्यान में रखना कि क्रैमर्स रूल इस मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है इसमें आप ऑब्जर्व करो, देखो a1 एंड a2 दिखा आपको, a1 एंड a2। इसे मैं नाम देता हूं फर्स्ट कोएफिशिएंट। ध्यान में रखना, फर्स्ट कोएफिशिएंट a1 और a2, इसे मैंने बॉक्स भी कर दिया रेड कलर से। उसके बाद में जो y के कोएफिशिएंट है b1 एंड b2, ठीक है, इसे भी बॉक्स करता हूं मैं। ये देखो ब्लू बॉक्स, इसे मैं नाम देता हूं सेकंड कोएफिशिएंट। ओके, ये सब कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट b1, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b2, ठीक है। और ये जो c1 और c2 है इसे भी बॉक्स करता हूं मैं, ग्रीन बॉक्स। देखिए, इसे मैं नाम दे देता हूं थर्ड कोएफिशिएंट। इतना आ रहा आपके समझ में? यानी जो x के कोएफिशिएंट हो गए उसे मैंने नाम दिया फर्स्ट कोएफिशिएंट, जो y के कोएफिशिएंट हो गए b1 एंड b2, इसे नाम दिया मैंने सेकंड कोएफिशिएंट, और जो इज इक्वल टू के बाद में होगा कांस्टेंट नंबर, उसे मैंने नाम दिया थर्ड कोएफिशिएंट। ओके, इतना समझ में आया? फर्स्ट कोएफिशिएंट, सेकंड कोएफिशिएंट और थर्ड कोएफिशिएंट। अब मैंने आपको इसके पहले क्या बताया कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, ओनली 5 स्टेप में। तो स्टेप 1 में हमें सबसे पहले d का वैल्यू निकालना पड़ता है, एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है हमें खुद को, उसका वैल्यू भी हमें खुद को ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 में d का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। स्टेप 2 में d ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, यानी dx का वैल्यू। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्टेप 3 में dy का वैल्यू निकालना पड़ता है, ओके, और एक डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है dy का। स्टेप 4 में आपको डायरेक्ट x का वैल्यू मिलता है, और स्टेप 5 में आपको डायरेक्ट y का वैल्यू मिलता है, और यहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, तो अब सबसे पहले स्टेप 1 में हमें जो d फाइंड करना पड़ता है, एक डिटरमिनेंट, वो कौन सा होता है? देखिए आप ठीक से ध्यान देना, फर्स्ट कोएफिशिएंट और सेकंड कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है। ध्यान में रखना है, d फाइंड करते समय फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन में से a1, तो यहां पर आएगा a1, ठीक है। सेकंड b1, ओके, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट आएगा a2, ओके, और सेकंड आएगा b2। ओके, और आपके समझ में ये डिटरमिनेंट d का वैल्यू हो गया। फर्स्ट कोएफिशिएंट लेना है और सेकंड कोएफिशिएंट लेना है। अब इसका वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसके पहले के वीडियो में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना पड़ता है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसमें अगर नंबर्स हो गए तो हम वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ d का वैल्यू। अब स्टेप 2 में हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? dx का। तो इसमें भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है। ओके, देखिए कौन सा, इसमें आपको कोएफिशिएंट लेने पड़ते हैं थर्ड एंड सेकंड। ध्यान में रखना, dx निकालते समय थर्ड कोएफिशिएंट पहले आएगा, उसके बाद में सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड कौन सा है? C1,
तो यहां पर आएगा सबसे पहले C1, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कोएफिशिएंट देखो फर्स्ट इक्वेशन में से B1, तो यहां पर आएगा B1, ओके। अब उसी के नीचे लिखना है हमें सेकंड इक्वेशन में से सबसे पहले थर्ड लिखेंगे यानी C2, ओके। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन में से सेकंड कोएफिशिएंट लेना हमें B2, ओके। यानी थर्ड कोएफिशिएंट एंड सेकंड कोएफिशिएंट, सबसे पहले थर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में सेकंड कोएफिशिएंट, किसके लिए? dx के लिए, ओके। अब स्टेप 3 के लिए dy निकालना है, फिर से एक डिटरमिनेंट यहां पर हमें फॉर्म करना है, लेकिन अब कोएफिशिएंट कौन से लेंगे हम? फर्स्ट एंड थर्ड। ध्यान में रखना dy निकालते समय फर्स्ट कोएफिशिएंट और थर्ड कोएफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट आएगा a1, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा a1। थर्ड कोएफिशिएंट देखो कौन सा है? C1, तो यहां पर आएगा C1। सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैसे ही सेम, फर्स्ट कोएफिशिएंट a2, तो यहां पर आएगा a2, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कोएफिशिएंट लिखना है सेकंड इक्वेशन में से यानी C2, और इसका भी वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। आ रहा आपके समझ में? और स्टेप 4 में डायरेक्ट हमें x का वैल्यू मिलता है, ठीक है। इसके लिए क्या फार्मूला देखो, जो हम dx का वैल्यू फाइंड करेंगे, dx का वैल्यू, इस dx के वैल्यू को डिवाइड करना है d के वैल्यू से, बस इतना काम करना है, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और स्टेप 5 में y फाइंड करने के लिए जो हम dy का वैल्यू फाइंड करेंगे, dy, ओके, इसे फिर से डिवाइड कर देंगे हम d के वैल्यू से, ओके। तो ऐसे 5 स्टेप में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले कि x के कोएफिशिएंट यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट यानी सेकंड कोएफिशिएंट, इज इक्वल टू के बाद में जो कांस्टेंट नंबर होंगे उसे हम बोलेंगे थर्ड कोएफिशिएंट, ओके। स्टेप 1 में हमें d का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, जिसमें हमें फर्स्ट कोएफिशिएंट और सेकंड कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। सेकंड स्टेप में dx फाइंड करने के लिए थर्ड कोएफिशिएंट एंड सेकंड कोएफिशिएंट लेना पड़ता है, ठीक है। स्टेप 3 में dy फाइंड करने के लिए फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड थर्ड कोएफिशिएंट लेना पड़ता है, ओके, ध्यान में रखना ये सब। और स्टेप 4 में x का वैल्यू, इसके लिए फार्मूला है dx अपॉन d, और स्टेप 5 में y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ऐसे 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। बहुत जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। यानी अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्रैमर्स रूल समझा कर बताया है, ठीक है। ये जो क्रैमर्स रूल मेथड है, इस मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 क्वेश्चन हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है? क्रैमर्स रूल, ओके। तो टोटल 6 क्वेश्चन में से आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यह है क्वेश्चन फर्स्ट, इसे हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आंसर में ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखता हूं। देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इसे नाम देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। उसी के नीचे सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। आपको मैंने क्या बताया था कि जो x के कोएफिशिएंट होंगे, है ना, 3 और 4, इसे मैंने नाम दिया था फर्स्ट कोएफिशिएंट, ओके। जो y के कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है, साइन के साथ में लेना पड़ेगा हमें, इसे मैंने आपको बताया था सेकंड कोएफिशिएंट,
ओके। और इक्वल के बाद में जो कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम बोलेंगे थर्ड कोएफिशिएंट। ठीक है, इतना आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो अब सबसे पहले क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें से पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, डी का वैल्यू ध्यान में रखना। सेकंड स्टेप में dx, उसके बाद में dy, इसके बाद में x का वैल्यू फाइंड करते हैं और लास्ट में y का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो d का वैल्यू हम फाइंड करते हैं इसके लिए एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है। ओके, कौन सा डिटरमिनेंट, मैंने आपको बताया था यहां पर फर्स्ट कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा और सेकंड कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट कौन सा है, 3, यहां पर 3 आएगा। सेकंड कौन सा है, साइन के साथ में -4। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट कौन सा आएगा, यहां पर 4। ओके, और सेकंड आएगा 3। आ रहा आपके समझ में, यानी डी का वैल्यू फाइंड करते समय फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड सेकंड कोएफिशिएंट ये लेना पड़ता है। अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू सबसे पहले क्रॉस 3 इंटू 3, ओके, माइनस सेकंड क्रॉस -4 इंटू 4, -4 इंटू 4, ओके, इज इक्वल टू पहला क्रॉस कौन सा है, देखो 3 इंटू 3 9 मिलेगा, माइनस इंटू माइनस, देखो बीच में माइनस है, आगे माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 9 प्लस 16 का आंसर मिलेगा 25। तो ये हुआ d का वैल्यू 25। अब क्या फाइंड करना हमें, dx। इसके लिए भी हमें डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन कोएफिशिएंट कौन से लेने पड़ते हैं, सबसे पहले थर्ड। ओके, सबसे पहले कौन सा लेना पड़ेगा, थर्ड, और उसके बाद में सेकंड। ठीक है, अब देखो थर्ड कोएफिशिएंट कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन में से 10, यहां पर आएगा 10। सेकंड कोएफिशिएंट -4। ओके, उसके बाद में फिर से थर्ड कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में से 5। ठीक है, उसके बाद में सेकंड यानी +3। फिर से यहां पर हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 10 इंटू 3 यानी इसका मतलब 10 इंटू 3, ओके, माइनस सेकंड ब्रैकेट में -4 इंटू 5, ऐसा क्रॉस हमें करना पड़ेगा, इज इक्वल टू अब इसका आंसर 10 3 जा 30 आएगा, माइनस इंटू आगे माइनस है प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20। ओके, अब इन दोनों का एडिशन 30 + 20 आंसर मिलेगा 50। ओके, तो ये वैल्यू हो गया dx का। अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना है हमें, dy का वैल्यू। अब dy फाइंड करने के लिए फिर से हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन यहां पर कोएफिशिएंट कौन से लेने पड़ते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। ध्यान में रखना, dy फाइंड करते समय फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट कोएफिशिएंट देखो कौन से, 3 4, ये ऐसा पूरा हम सर्कल दिमाग में रख सकते हैं, 3 4, तो यहां पर मैं लिखता हूं 3 4। ओके, थर्ड कोएफिशिएंट देखो कौन सा है, 10 5। ओके, यहां पर लिखता हूं मैं 10 5। ओके, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्रॉस कौन सा करना पड़ेगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ओके, सेकंड क्रॉस माइनस के बाद में 10 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 5 15, माइनस 10 इंटू 4 40, और 15 में से 40 माइनस करना है लेकिन नहीं जाएगा, तो 40 में से 15 माइनस करेंगे, आंसर इसका मिलेगा 25, और ग्रेटर नंबर साइन मीन्स माइनस। ओके, तो ये वैल्यू हो गया dy का वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमने d फाइंड किया, dx फाइंड किया और dy फाइंड किया। अब कौन सा वैल्यू फाइंड करना है हमें, x का वैल्यू। तो x का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, dx डिवाइडेड बाय d। तो देखिए अभी dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है 50,
तो 50 को डिवाइड कर देंगे हम d के वैल्यू से। d का वैल्यू है 25। अब मुझे बताइए 50 को अगर 25 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा? 2। तो x का वैल्यू हो गया 2। ओके, अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो फिर से क्या करेंगे हम? dy डिवाइडेड बाय d। अब dy का वैल्यू देखो कौन सा है? -25 और इससे डिवाइड करना है d के वैल्यू से, यानी इसका मतलब कि 25। ओके, अब 25 वन जा 25, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1 और ये जो माइनस साइन है ये आंसर को देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू -1। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अभी x का सबसे पहले वैल्यू लिखना है 2 और उसके बाद में y का वैल्यू यानी -1। ये हो गया कंप्लीट आंसर। इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले d का वैल्यू, उसके बाद में dx, फिर dy, उसके बाद में x और लास्ट में y का वैल्यू। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 4x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट नंबर -4 इक्वल के लेफ्ट साइड में है, हमें चाहिए राइट साइड में। इसका मतलब कि -4 को राइट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, सेकंड इक्वेशन 6x, उसके बाद में y का टर्म चाहिए लेकिन यहां पर इज इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद में फिर कांस्टेंट नंबर -5y। तो इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 4x, ठीक है, उसके बाद में प्लस 3y और ये जो -4 है, -4 ये हमें राइट साइड में चाहिए, तो इज इक्वल टू -4 को ट्रांसफर कर देंगे यानी हो जाएगा 4। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते। सबसे पहले x का टर्म 6x, जैसे कि वैसे 6x, ठीक है, उसके बाद में y का टर्म चाहिए लेकिन यहां पर इक्वल है, तो इसका मतलब कि राइट साइड में जो -5y है इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो -5y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा +5y और इज इक्वल टू ये जो 8 है हमें इक्वल के राइट साइड में चाहिए, तो इक्वल के राइट साइड में ही है। इसका मतलब कि इज इक्वल टू यहां पर हम लिखेंगे 8, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इसे हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप कौन सा होता है? सबसे पहले हम d का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद में dx का वैल्यू, उसके बाद में dy का वैल्यू। ओके, उसके बाद में x का वैल्यू और सबसे लास्ट हम फाइंड करते हैं y। ओके, तो सबसे पहले अब d का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें हम वैल्यू लेते हैं फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड सेकंड कोएफिशिएंट। ओके, अब फर्स्ट कोएफिशिएंट, सेकंड और थर्ड कोएफिशिएंट कौन से लेते हैं हम? जो x के कोएफिशिएंट है इसे हम नाम देते हैं फर्स्ट कोएफिशिएंट। ओके, ये हुआ फर्स्ट कोएफिशिएंट। उसके बाद में जो y के कोएफिशिएंट होते हैं साइन के साथ में, इसे हम बोलेंगे सेकंड कोएफिशिएंट। और इक्वल के बाद में जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उसे बोलेंगे हम थर्ड कोएफिशिएंट। ओके, तो डी फाइंड करने के लिए हमें कौन से कोएफिशिएंट लेने पड़ते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में देखो कौन सा आता है? 4 6, यहां पर लेता हूं मैं 4 6। ओके, उसके बाद में सेकंड में क्या आता है? देखो 3 5, तो 3 5। ओके, अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू सबसे पहला क्रॉस करेंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। ओके, देन माइनस सेकंड क्रॉस करेंगे 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 20 में से 18 को माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा 2। तो d का वैल्यू कितना हुआ? 2। अब क्या फाइंड करना है हमें? dx।
तो यहां पर भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है। इसमें कोएफिशिएंट कौन से लेने पड़ते हैं? अभी सबसे पहले लेना पड़ता है थर्ड कोएफिशिएंट, ओके, और उसके बाद में सेकंड। अब थर्ड कोएफिशिएंट कौन सा है? देखो 4 8, यहां पर हम लिखेंगे 4 8। सेकंड कोएफिशिएंट कौन सा है? देखो 3 5, ओके। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू 4 इंटू 5, सबसे पहला क्रॉस 4 इंटू 5 माइनस सेकेंड क्रॉस 3 इंटू 8, ओके। अब यहां पर पहले क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। 20 में से 24 माइनस नहीं होगा तो 24 में से 20 माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा 4 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ओके। ये वैल्यू हो गया डी ऑफ एक्स का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई का वैल्यू। यहां पर भी हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, ओके। और आपको पता होगा कि डी वाई फाइंड करने के लिए कौन कौन से कोएफिशिएंट लेने पड़ते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। अब फर्स्ट कोएफिशिएंट देखो कौन सा है? 4 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 6। थर्ड कोएफिशिएंट कौन सा है? देखो 4 8, तो यहां पर मैं लिखता हूं 4 8। फिर से हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला क्रॉस आएगा 4 इंटू 8, तो ब्रैकेट में 4 इंटू 8, उसके बाद में माइनस सेकेंड क्रॉस आएगा 4 इंटू 6, ओके, इज इक्वल टू, अब 4 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन 32, ओके, देन माइनस 4 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन 24। अब 32 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 8, ओके। ये हुआ dy का वैल्यू। तो अभी तक हमने कौन कौन सा वैल्यू फाइंड किया? d का वैल्यू फाइंड किया 2, dx का वैल्यू -4 और dy का वैल्यू 8। अब हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय d। तो बताइए अभी dx का वैल्यू कितना है? देखो -4, तो -4 को डिवाइड कर देंगे d के वैल्यू से। d का वैल्यू देखो कितना है? 2, तो यहां पर लिखेंगे हम 2। अब 2 से डिवाइड कर दो 4 में, सबसे पहले आंसर मिलेगा 2 और ये माइनस साइन जैसे कि वैसे, यानी x का वैल्यू हो गया -2, ओके। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पर भी कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें? dy अपॉन d इज इक्वल टू, अब dy का वैल्यू देखो कौन सा है? 8, ओके। तो dy के जगह हम पुट कर देंगे 8 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू यानी 2, ओके। अब इस 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर मिलेगा 4। ये हुआ y का वैल्यू। क्या फाइंड किया हमने y का वैल्यू? y का वैल्यू है 4। अब लास्ट में हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में x का वैल्यू आएगा -2 और उसके बाद में y का वैल्यू यानी 4। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। और आपके समझ में क्रैमर्स रूल, यानी क्या करना पड़ता है? x के जो कोएफिशिएंट होंगे उसे फर्स्ट कोएफिशिएंट नाम देंगे हम, y के जो कोएफिशिएंट होंगे उसे सेकंड कोएफिशिएंट, और इक्वल के बाद में जो कांस्टेंट नंबर लिखेंगे उससे बोलेंगे हम थर्ड कोएफिशिएंट। और क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। पहला स्टेप आता है d का वैल्यू, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। उसके बाद में dx का वैल्यू थर्ड एंड सेकंड कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। उसके बाद में dy का वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड कोएफिशिएंट लेना पड़ता है। और इसके बाद में x का वैल्यू, उसके लिए फार्मूला dx अपॉन d, और लास्ट में y का वैल्यू फार्मूला है dy अपॉन d। तो इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि क्रैमर्स रूल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो। और आज जैसे क्वेश्चंस हो चुके हमारे, ऐसे ही 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इसे आप सॉल्व कीजिए। लेकिन सबसे पहले
ये जो हमारे आज के 2 क्वेश्चन हुए हैं वीडियो क्लास में, ये दोनों का आंसर आपके कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, जितना भी हुआ आज के वीडियो में ये सब का सब आपके कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं क्वेश्चंस, उसे आप सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय।